जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। और आज जिन प्रश्नों पर हम लोग परिचर्चा करेंगे वे सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बार बार सुन लेने के बाद भी उम्मीद है आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड विषय इतिहास 2 अंक स्तरीय प्रश्न फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं क्यों? प्रश्न को गौर से सुनेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। इसलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालें या टिप्पणी लिखें। प्रश्न को गौर से सुनेंगे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को तालाब या जलकुंड भी आप कह सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख जलाशय है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग लोग सार्वजनिक स्नान के लिए करता था। इस तालाब की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। इस तालाब में प्रवेश करने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ी बनाई गई थी। मार्शल महोदय ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्य नाम दिया। अगला प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, पुरातत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। इसमें पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। धरती की खुदाई करने से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है उसी प्राचीन सामग्री को हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सिक्का, हड्डी, भग्नावशेष, स्मारक, मिट्टी के बर्तन इत्यादि को रखा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को लिखें। हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को लिखें। आप लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी और कृषि का आधार सिंचाई होता है क्योंकि कृषि की सफलता सिंचाई पर निर्भर करती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेतों की सिंचाई नदी, तालाब और कुआं के माध्यम से करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल अन्नागार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के विशाल अन्नागार पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे, विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसका प्रयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। इसकी लंबाई 45.72 मीटर, चौड़ाई 22.86 मीटर और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें आने जाने का जो रास्ता था, जो गेट बना हुआ था, वह नदी की ओर से था क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय में आवागमन का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें।
आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांदा, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका उत्तर होगा लिपि लिखने की शैली को या लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। ये लोग लिपि को चिन्हों या चित्रों के द्वारा दर्शाते थे, अर्थात इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। इनके लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 थी, जबकि कुल वर्णों की संख्या 400 थी। इसके लिपि को दाएं से बाएं की ओर, मतलब दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था, लेकिन आज तक विद्वानों ने इसके लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया है। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा कार्बन 14 विधि जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की एक विधि है। कार्बन 14 विधि जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की एक विधि है। इस विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लिबी ने 1946 ईस्वी में किया था। संसार के जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है और कार्बन 12 यथावत रहता है। लेकिन जब विद्वान को जीवाश्म की प्राप्ति होती है तो जीवाश्म से कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा का तुलना करते हैं और इसी तुलना के आधार पर जीव की उम्र का पता लगा देते हैं। इस विधि के अनुसार कार्बन का अर्धायु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के शासकों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? अगर आपसे प्रश्न करें कि हड़प्पा सभ्यता में शासकों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे, चर्चा करें। आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासकों के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते थे। नंबर 1, समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। नंबर 2, बाहरी आक्रमण से समाज और राज्य की रक्षा करना। नंबर 3, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। नगर में साफ सफाई, रोशनी, हाट बाजार इत्यादि की व्यवस्था करना और वाणिज्य और व्यापार को उन्नत बनाना, ये प्रमुख कार्य थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न का नाम लिखें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न का नाम लिखे। अब लिखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के महान शासक थे। यह समुद्रगुप्त के पुत्र और उनका उत्तराधिकारी था, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच था। यह कुशल विजेता होने के साथ साथ विद्वानों के भी महान संरक्षक थे। इनके दरबार में अपने अपने क्षेत्र के 9 विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनके नवरत्न हैं शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, घटकपर, बररुचि,
अमर सिंह और धनवंतरी और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न थे। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख को ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे इलाहाबाद में लाया गया। मूलतः यह अशोक का अभिलेख है। बाद में समुद्रगुप्त ने इस पर अपने अभिलेख लिखवाए और अंततः मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना अभिलेख लिखवाने का काम किया है। इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहते हैं। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र और उसके उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली पर टिप्पणी लिखें। गांधार कला शैली पर टिप्पणी लिखें। आप लिखोगे गांधार कला शैली मूर्ति निर्माण की एक प्रमुख शैली है। इस शैली का विकास कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस शैली को हिंद यूनानी शैली, हेलेनिस्टिक शैली के नाम से भी जानते हैं। इस शैली का केंद्र गांधार था। इस शैली में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बड़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस शैली की प्रमुख विशेषता शरीर का यथार्थ चित्रण किया गया है। बुद्ध को यूनानी वेशभूषा में दर्शाया गया है। नक्काशी पर विशेष जोर दिया गया है और बुद्ध की प्रतिमा इस शैली में काले और सलेटी पत्थर से बनाया गया है। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे धम्म। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे, यह विश्व के इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने धम्म के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में अशोक का धम्म ना तो बौद्ध धर्म था, ना ही जैन धर्म, ना ही शैव या वैष्णव, बल्कि सभी धर्म की अच्छी बातों का निचोड़ या संग्रह था। इसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के धम्म की मुख्य बातें प्राणियों की हत्या नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, कम खर्च करना, मित्र परिचितों, ब्राह्मणों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगला प्रश्न है अभिलेख क्या है या अभिलेख किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश के शासकों के द्वारा पत्थर पर, ताम्रपत्र पर, मिट्टी के बर्तन पर या सिक्का पर अपने आदेश को खुदवाया जाता था। तो राजा महाराजा के द्वारा अपने आदेश को मिट्टी के बर्तन, सिक्का, पत्थर, ताम्रपत्र पर खुदवाए गए आदेश को ही अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है और भारत में अभिलेख जारी करने वाला पहला राजा अशोक था। अगला है महाजनपद किसे कहते हैं या महाजनपद से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे महाजनपद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़ा राज्य होता है। महाजनपद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़ा राज्य होता है, अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब, मवेशी, समुदाय आदि के साथ शांतिपूर्ण तरीका से क्या होते हैं, रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसको महाजनपद कहते हैं। महाजनपदों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलती है। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न है भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां कौन कौन हैं। आप लिखेंगे भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख 3 शैलियां हैं। भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख 3 शैलियां हैं। नंबर 1 नागर शैली, यह उत्तर भारत की शैली है। नंबर 2 बेसर शैली,
यह दक्षिण भारत की शैली है, नंबर 3 द्रविड़ शैली, यह सुदूर दक्षिण की शैली है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिरों का नाम लिखें। गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिरों का नाम लिखें। आप लिखेंगे गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एरन का विष्णु मंदिर, यह मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। दूसरा तिगवा का विष्णु मंदिर, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में है। 3 नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में है। 4 भूमरा का शिव मंदिर, यह मध्य प्रदेश के सतना जिला में है। और 5वां नंबर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है। और 10 शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह छत्तीसगढ़ में, जो रायपुर में पड़ता है। लास्ट प्रश्न है आज का, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। आप लिखेंगे इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिलेखों से हमें प्राचीन राजवंशों के शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चूंकि अभिलेख हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देता है, अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।